स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन सचिवालय 2025 में। आज के इस टॉपिक में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित है। तो पहला प्रश्न ये है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो ये इसके परामर्शदाता BN राव थे, श्री BN राव थे। और अगला प्रश्न है वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो वो कौन सा था। तो वो 1813 का चार्टर अधिनियम था। वो 1813 का चार्टर अधिनियम था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत 1937 में ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। अगला प्रश्न है अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल का समाप्त कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया। तो ये वारेन हेस्टिंग्स 1774 में नियुक्त किए गए थे। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। तो उपयुक्त कथन किसका था। तो ये MN जिन्ना का था, MA जिन्ना। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है। तो ये अर्ध संघात्मक कहा जाता है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। तो ये कहाँ नहीं प्राप्त किया था, बंगाल में, और पंजाब में भी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो ये कौन सा था, चार्टर अधिनियम 1813। क्या था ये, चार्टर अधिनियम 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने में संभव बनाने वाले चार्टर कौन था। तो ये चार्टर एक्ट 1833। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण क्या है। तो इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान दोनों का एक सम्मिलित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था ये। तो ये सितंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब, तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो ये कौन थे, ये BN राव थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन और कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियों से संबंधित अगला प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न ये कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी। तो ये 24 जनवरी 1950 थी। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जो अस्थायी थे। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे ये, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था।
1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। यह कथन किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। भारत की संविधान सभा गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी कांग्रेस का अस्थायी भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इनको। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किसे किया गया था? ये BN राव को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? तो ये इन्होंने BN राव ने तैयार किया था। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा अंग्रित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितने दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन किसका था? तो ये KC व्हीवर का था। किसका था? ये KC व्हीवर का था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका था? ऑस्टिन का था। यह कथन ऑस्टिन का था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, संविधान सभा पर विदेशी प्रभाव से संबंधित है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जर्मनी से आपात उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित होती है तो ये कनाडा के संविधान से है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को विचार लिया गया है रूस के संविधान से। वह देश जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है कि भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है तो कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था तो ये अपनाया था 22 जनवरी 1950 को। 22 जनवरी 1950 को। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो ये संघीय है। अगला संबंध मिलान करने वाला है तो गोलकनाथवाद कब आया था? 1967 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। वह उद्देश्य जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान की यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। भारतीय यूनियन शब्द संविधान की ग्रहण किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से ही, अर्थात हमको लग रहा है ये कनाडा से होना चाहिए, ये शायद गलत लिख दिया इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता का। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है तो ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है USA के संविधान से। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। अगला प्रश्न है, भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना में।
भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो साम्यवादी राज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो ये 17वें भाग में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 18 में है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है और अधिकरण भाग 14 क में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 315 है। अगला प्रश्न मिलान करना है। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? ये निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। और संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपबंध से है। और संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है, तो ये अनुच्छेद 72 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं किससे? तो ये अनुच्छेद 21 है। किस में है? तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में और भी बहुत से अधिकार है, जैसे कि अपने स्वेच्छा से विवाह करना, विदेश भ्रमण करना, निजता का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, बहुत से अभी इस पर अधिकार ऐड किए गए हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होता, तो ये नागालैंड में लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन। सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है? तो अनुच्छेद 75(3) में है। अनुच्छेद जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21। वह अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान के भाग 9A में, भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय शासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, तो इसमें शहरी क्षेत्रों में प्रदान किया गया है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 108 है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसूची में 3 विविध सूचियों का प्रावधान है, तो भाग 7 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो अनुच्छेद 267 में। अगला प्रश्न है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? तो अनुच्छेद 50 में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के अभिवृद्धि, ग्राम पंचायतों गठन और उन्हें स्वायत्त, ये अनुच्छेद 46 में है। शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना। अगला प्रश्न यहाँ से था। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना है, तो ये अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 51 नहीं, 51A होना चाहिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से है और 165 राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ तक है? 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। और सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30 तक है। अगला प्रश्न है वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंध है, भाग 11 में। अगला प्रश्न है भारत की संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है, तो भाग 9 में। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो शपथ या प्रतिज्ञान
प्रतिज्ञान के प्रारूप से। चतुर्थ अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जाने वाली विधियों की विशेष सूची से है। और आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला भी है। भाग 1 किससे संबंधित है? तो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र से। भाग 2 नागरिकता से। भाग 3 मौलिक अधिकार से। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भाग 4 मौलिक कर्तव्य से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, तो ये अनुच्छेद 343 है। भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 165 के तहत। अगला प्रश्न मिलान करने वाला आर्टिकल से ही संबंधित। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो अनुच्छेद 127। लोकसभा में के अध्यक्ष 93। संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन, तो अनुच्छेद 86। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, अनुच्छेद 323A से। अनुसूची जो भारतीय राज्य से संबंधित है, तो अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, तो अनुसूची 11 है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं, तो ये त्रिपुरा राज्य में होते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं किसमें? ये तो त्रिपुरा राज्य में। वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, तो ये बेरुबारी केस था जो 1960 में आया था। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से। 380 वित्त आयोग। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 265 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, तो अनुच्छेद 19(1)(डी) में और 301 और 301 से 307 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 315 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है, तो अनुच्छेद 331 में, जो कि अब इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में कोई सीटें नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, तो इसे भी समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ये अनुच्छेद 350 क में है। भारतीय संविधान में आपात स्थिति घोषणा संबंधित है, ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 से। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, अनुच्छेद 371 से। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए। भारतीय संविधान के अनुसूचियों में राज्यों के नामों को सूची तथा राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है, ये पहली अनुसूची देता है। समवर्ती सूची का विषय है तो आपराधिक मामले। क्या है? आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो ये पहली अनुसूची को। अगला प्रश्न है, संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों को आवंटन। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो आपराधिक दंड की प्रक्रिया संहिता। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं, तो ये समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 8 समवर्ती सूची में शामिल है, तो दंड प्रक्रिया। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है, तो 7वीं अनुसूची में। विधि शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है, 7वीं अनुसूची में।
अगला प्रश्न है वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, तो ये समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है, तो ये समवर्ती सूची में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाला कार्य वर्णित है, तो 11वीं सूची में शामिल किया गया था, 11वीं सूची में है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है कितने भागों में, तो 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 320 से 342 तक संबंधित है, किससे संबंधित है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व से है। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 6 संबंधित है किससे, तो ये राज्य से संबंधित है। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है भाग 9 में। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1 से। नागरिकता संबंधित है किससे, अनुच्छेद 5 से। विधि के समझ समता संबंधित है तो अनुच्छेद 14 से। और भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है तो अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है तो अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है तो पारसी धर्म को मानने वाले को, और इसमें सम्मिलित किसको किया गया है, तो हिंदू बौद्ध और सिख दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में नहीं है तो ये गैस है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है, अवशिष्ट अधिकारों को दिया संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है तो अनुच्छेद 117 में। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है तो भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं किसमें, तो ये भाग 11 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत के बाहर के स्थानों के तीर्थ यात्राओं का विषय प्रमाणित है तो इस किसमें है, तो संघ सूची में है। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा तो अनुच्छेद 393 में। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है तो ये अनुच्छेद 101(4) के अंतर्गत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है तो अनुच्छेद 103 के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन शक्ति करने का अधिकार प्राप्त है तो अनुच्छेद 137 में है ये। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों को दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता के बारे में उपबंध है तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है, 370 प्रावधान था अस्थायी था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है किससे, तो भूमि सुधार से है। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया कब, अनुच्छेद 16(4) में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है तो ये अनुच्छेद 17 है। यदि भारत संघ एक नए राज्य का गठन होता है तो आवश्यक होगा पहली अनुसूची में संशोधन होना चाहिए। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है तो ये अनुच्छेद 253 है। वे 3 भाषाएं, अगला प्रश्न है कि वे 3 भाषाएं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया तो कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान की प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत। अगला प्रश्न है लोक पद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार जिस रीट याचिका
किया जा सकता है तो ये अधिकार परीक्षा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से वह अनुच्छेद जो बच्चों को शोषण से संबंधित है तो अनुच्छेद 24 है। वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 249 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है तो अनुच्छेद 350 क के तहत। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं 97, जो कि वर्तमान में कितने हैं? तो इसमें 100 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से है। तो राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम है। तो पहला क्या है? हरियाणा को कब गठन किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। गोवा कब बना? 30 मई 1987 को। और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था तो ये आंध्र प्रदेश था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ था तो ये मध्य प्रदेश हुआ था। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है किसमें? तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान अगला प्रश्न है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया मार्च 2014 में। ये पुराना क्वेश्चन है, इसे पूछने की संभावना ना के बराबर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? तो ये सिक्किम था। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ उनका आरोही क्रम है नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल एवं रोहतक। करनाल एवं रोहतक ये हरियाणा में पड़ते हैं। राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये संप्रभुता है। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहाँ राज्यभाषा के लिए सदस्य का निर्वाचन होता है तो ये पांडुचेरी होता है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है नागालैंड कब बना? तो ये 1962 में बना। झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में बना। अगला प्रश्न संविधान के मूल तत्व से हैं अर्थात फंड। तो इसमें पहला नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता में पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है किसे? तो मूल अधिकार को। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं तो ये भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है तो ये संसद है। भारत में नागरिकता के विषय में सही है तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक के प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए नहीं है तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए थे। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है तो कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न मूल अधिकार से संबंधित है। तो वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित करता है तो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g)।
अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो मादक द्रव्यों का विकास कर व्यवसाय करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना ये मौलिक अधिकार हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है तो ये पूजा की समानता से। मूल अधिकार नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन। मौलिक अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किया गया था तो 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया कब? तो 1 अप्रैल 2010 से आया ये। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार सम्मिलित नहीं है तो ये आर्थिक समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान का दिन केवल भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद प्रतिषेध करना। तो और आर्टिकल में बात करें तो कौन सा आर्टिकल मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ये 19 है, 15, 16 है, 19 है, 29, 30 है। तो अगला प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं क्या? तो मौलिक अधिकार। ग्रहण के सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम संबंध है अनुच्छेद 13 से। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाले विधियों को शून्य घोषित किया जा सकता है तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में सही नहीं है विरोध का अधिकार। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई तो अनुच्छेद 14 तथा 16। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूत प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है तो मृत्यु का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। अगला प्रश्न है, जिस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है तो ये ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। हमारे संविधान में एक अभियुक्त, ये तब का प्रश्न है जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में जब थे। अगला प्रश्न है ये कि हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एक प्रकृति के बारे में सूचित किए गए जाने का अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22(1) के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था AK गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अति लंघित होता है तो ये अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया गया कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित किए गए हैं तो अनुच्छेद 23 कर दिया कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित किए गए हैं तो अनुच्छेद 23। ये प्रश्न उत्तर इसका गलत लग रहा है, यहाँ अनुच्छेद 21 होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में यह उपबंध की 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खानों में
काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन नहीं लगाया जाएगा, या उपबंध है, तो ये अनुच्छेद 24। ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 24 है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है, बच्चों के शोषण का निषेध करता है, तो अनुच्छेद 24। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, तो मूल अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों को अधिकार की नीति है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों के कृपाण धारण कर एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूल अधिकार नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, तो कौन कर सकता है? ये संसद ही केवल कर सकता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में एक मौलिक अधिकार नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन। मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडीज अर्थात संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। अगला प्रश्न है, ऐसी विधि जिसके द्वारा जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने में निर्धारित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजम। अगला प्रश्न है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग के आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत की प्रेस की स्वतंत्रता। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है किसके तहत दिया गया? टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में। प्राक दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है, ये दोहरे परिसंकट से है। किससे संबंधित है? ये दोहरे परिसंकट से है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है, तो ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ के रूप में। अनुच्छेद 21 में होने वाले अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया किसके तहत? ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामलों में। भारत के राष्ट्रपति के मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। अगला प्रश्न मिलान करना है, तो संविधान समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, वाक स्वतंत्र का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला ही, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे क्या कहते हैं? टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश को क्या कहते हैं? वी कमांड। प्रतिषेध को रिट ऑफ प्रोविंशन और अधिकार परीक्षा को बाय व्हाट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से।
भारतीय नागरिकता का मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 20 व 21। अगला प्रश्न है, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसके निर्धारण का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों को पवित्र आकांक्षा मात्र है, तो ये किसका कथन था? ये केसी व्हीवर का था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है, तो ये भाग 4 में है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, तो अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न मिलान करने वाला ही है, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में बात किया गया है? तो अनुच्छेद 38 में। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व सहकारी संबंधियों का संबंधन किस में है? तो यह अनुच्छेद 43B में है। और सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस में है? अनुच्छेद 51 में है। राज्य द्वारा और अगला प्रश्न देखते हैं इसको हम, कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो ये है कौन सा? पर्यावरण एवं का संरक्षण। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किया जा सकता है समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण में निरस्त नहीं किया जाएगा। वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है, तो ये 42वां संविधान संशोधन है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। मुफ्त कानूनी सलाह, ये बाद में जोड़ा गया। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में। भारत में कल्याणकारी राज्य होने के विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व में। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य किसका? ये राज्य का है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो ये एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला प्रश्न है, एक नीति निदेशक तत्व है समान आचार संहिता। क्या है ये? समान आचार संहिता। अगला प्रश्न है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यह सम्मिलित किसमें सम्मिलित है? तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है तो मद्य निषेध। नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है तो सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 17 से संबंधित है। राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है तो नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कथन क्या है? तो यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक तत्वों को ऐसा चेक बताया गया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, तो ये कथन किसका था? ये कथन केटी शाह के द्वारा दिया गया था। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान की सामाजिक दर्शन को संविष्ट करता है, उपरोक्त कथन किसका है? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का है।
अगला प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था, तो ये अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है तो लोकमत का। अगला प्रश्न संविधान का वो भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान के राज्य में नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है, वयस्क शिक्षा के बारे में है। अगला प्रश्न मूल कर्तव्य से है। भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है नागरिकता संबंधी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आम चुनाव में मतदान। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि तो 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के सिफारिशों के साथ जोड़ा गया, तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों से। मौलिक कर्तव्य नहीं है स्मारक के सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना क्या है? एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, क्या है? तो अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें। मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। भारत में एक नागरिक मूल कर्तव्य है वन्य जीव का संरक्षण। भारत का संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई है, तो भाग 4 क में कहा गया है। अगला प्रश्न है वह समिति जिसने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति प्रदान की, तो ये स्वर्ण सिंह समिति था। कौन सा समिति था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति था। अगला प्रश्न सरकार की शासन प्रणाली से संबंधित है। तो परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है कब से? तो 12 बजे से मध्याह्न काल से। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात काल का है। विधेयक जो राजभाषा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, धन विधेयक। भारत में संसदात्मक व्यवस्था में केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। अगला प्रश्न है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण किसमें है? तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो अध्यात्मक सरकार अमेरिका में है। गणतंत्रीय अवधारणाओं से संबंधित नहीं है, तो सर्वोच्च शक्ति एवं राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है। अगला प्रश्न संघीय व्यवस्था से है। तो भारतीय संविधान की एक सशक्त केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यह कथन है तो सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान का अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो केसी वियर का है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो एकहरी नागरिकता। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसका है? तो ए.के. अय्यर का है। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो लोकसभा में। अगला प्रश्न है अध्याचात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो ये एकल नागरिक कार्यपालिका है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं करता। ये सभी विशेषताएं किसमें है? तो ये अध्याचात्मक शासन प्रणाली में है। अगला प्रश्न केंद्र राज्य संबंध से है। तो सरकारिया आयोग की संस्तुति संबंधित है किससे? ये तो केंद्र राज्य संबंध से। और ये आया कब था? तो ये 1983 में आया था। अगला प्रश्न है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति अनन्य अधिकार है राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, तो शक्तियों का केंद्रीकरण। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, तो भाग 11 और अध्याय 1। भारत में संघ राज्य
संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था सरकारिया आयोग। संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं क्या? तो ये भारत में केंद्र राज्य संबंध है। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो केंद्र और राज्य के संबंधों को कैसे सुधारा जाए। संघ राज्य के अगला प्रश्न है संघ राज्य के सामंत अर्थात मातहत नहीं है? तो ये कौन सा है? B.R. अम्बेडकर। ये B.R. अम्बेडकर का कथन है। अगला प्रश्न अंतर्राज्यीय संबंध से है। तो वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था? तो सरकारिया आयोग। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर स्तुतियाँ करना प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राज्यीय परिषदों की। अगला प्रश्न है कि बिना अनुमति संसद के 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है? तो ये अयोग्य होगा। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है किससे? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है बिना किसी राज्य के सहमति से? अगला प्रश्न है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51 क के तहत। अगला प्रश्न है आपातकालीन से संबंधित है। तो संकट द्वारा संकट काल की घोषणा अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? अभी तक कभी नहीं, और यह अनुच्छेद 360 में है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार नहीं है, आंतरिक शांति को खतरा। अगला प्रश्न है वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 20/21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? तो ये पेप्सू क्षेत्र में लगाया गया था। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत आपातकाल होता है 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा तथा अनुमोदन अनिवार्य है राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा द्वारा पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक में 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु उसे संसद के समक्ष रखा जाना एक आवश्यक है तो 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न आधारों पर की जा सकती है किससे? तो वायु आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तो कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 356 है। अगला संबंध पार्लियामेंट से है। अगला प्रश्न पार्लियामेंट से है। तो संरचना एवं कार्यप्रणाली। तो इसका पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि का निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 253 है। बिना अनुमति के संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है कितने दिन? और जो बिना अनुमति के रहे तो 60 दिन। अगला प्रश्न है अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी तो पाल ए.पी. लेवी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है तो भारत में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है 14 दिनों तक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति एवं
दोनों भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है, तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने के कानूनी आयु है कितना? 18 वर्ष है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितना है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद में शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है तो। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल एवं संघीय संसद। सभी संसद की बैठक एक वर्ष में होना आवश्यक है, तो 2 बार। कितनी बार? आवश्यक कितनी है? अमूमन होता है 3 बार है, लेकिन अनिवार्य 2 बार है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को सन्निहित है संसद में है। वो कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वर्लित है, अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत कर होता है लोकसभा में। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है केवल राज्यपाल। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसमें है? तो ये संसद को है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति प्राप्त है किसको? ये संसद को है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होता। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। कब होता है? द्वितीय वाचन के समय। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं संसद में। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग, विधेयक पारित करना एवं वित्तीय विधेयक पर पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित हैं सामान्य वित्तीय विधान में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है लेखानुदान। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो ये न्यायिक समीक्षा से है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है, तो ये भारत की देन है। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित होता है क्या? तो ये संसद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 545 और 250। वर्तमान में 200 लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या इस वर्तमान में 550 लोकसभा में है और 250 राज्यसभा से है। अगला प्रश्न राष्ट्रपति से है, तो राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों या अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, तो 50-50। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति किसमें है? तो राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण के विषय में सूचित करता है राष्ट्रपति। भारत राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद कार्य नहीं किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना, कोई जरूरी नहीं है। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है तो भारत का प्रधान न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि को समाप्ति से पूर्व भी यह पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, जो अनुच्छेद 61 में है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का एवं सशस्त्र विद्रोह का। संविधान की असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति का राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो अनुच्छेद 160 में है। संवैधानिक विशेषाधिकारों जो राष्ट्रपति का नहीं है, तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान करता है तो भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम है, तो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वी गिरी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसका था? तो हृदयनाथ कुंजरू का। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण किए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है उपराष्ट्रपति को। संसद के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरणों का गठन कर सकता है संसद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत।
प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति का अध्यादेश, अधिकतम संभावित अवधि है 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है कौन करता है? लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, अर्थात दोनों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ? तो केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वह व्यक्ति है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न लोकसभा से संबंधित है। तो राज्यों का लोकसभा में सदस्यों का संख्या कितना है? तो गुजरात में कितना है? 26 है। हरियाणा में 10 है। हिमाचल प्रदेश में 4 है और झारखंड में 14 है। अनन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं तो धन विधेयक को पेश करना, मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। अगला प्रश्न मिलान से संबंधित है। तो 7वां चुनाव लोकसभा का 7वां बार चुनाव कब हुआ? 1980 में। 11वां हुआ 1996 में। 9वीं हुआ 1989 में और 13वां हुआ 1999 में। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 39 है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 46 है। और भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है कितना? 50 सदस्य। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरी में। धन विधेयक पुनः स्थापित, लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किया त्रिपुरी में है। और धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा एवं विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत हैं राष्ट्रपति। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। अगला प्रश्न है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र कौन सा था? तो उन्नाव था। 2009 में लोकसभा के चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है 714। ये पुराना क्वेश्चन है। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं। लोकसभा में जिसमें 80 हैं और राज्यसभा में 31। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यता को शपथ दिलाना। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है वोट बराबर होने पर। लोकसभा के स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है धन विधेयक को। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे PM सिंगमा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो ये जीवी मावलंकर के खिलाफ। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है कुल सदस्य संख्या का 1/10। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है तो कहाँ नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं मेघालय में नहीं है। लोकसभा के 2 सत्रों का अंतराल को कहते हैं सत्रावसान काल।
लोकसभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है प्रथम बैठक की नियत तिथि से। 17वां से तात्पर्य लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा और अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है लोकसभा सचिवालय। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है। इसे क्या कहा जाता है? यील्डिंग द फ्लोर। क्या बोला जाता है? यील्डिंग द फ्लोर। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं और पंजाब में 7 हैं। असम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 हैं। छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है और उत्तर प्रदेश में 31 है, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी राज्यों में। छत्तीसगढ़ में 5 है, झारखंड में 6 है राज्यसभा की सीटें, तेलंगाना में 7 है और उत्तराखंड में 3 है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है तो राज्यसभा को। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 30 वर्ष है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में।